गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेल्स कंप्लीट कर चुके हैं। सेल्स से रिलेटेड सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। अब हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सोल्व करने की तैयारी करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सोल्व करने के लिए अब हमें पढ़ना है किरचॉफ का नियम, यानी अब किरचॉफ लॉ। ठीक है सर? तो सब किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ, ये सब किरचॉफ लॉ। अब किरचॉफ लॉ से पहले आप एक छोटी सी डिक्शनरी सर्किट से रिलेटेड समझ लो। किरचॉफ लॉ में इस डिक्शनरी की आवश्यकता पड़े तो सब मैं इस डिक्शनरी को समझाने के लिए एक नेटवर्क बना देता हूँ, ये सब जिसमें खूब सारे कंपोनेंट जुड़ जावे, है ना? काफी सारे कंपोनेंट जोड़ दें, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, है ना? ये सब काफी सारे अपन ने इसमें कंपोनेंट जोड़ दिए, रेजिस्टेंस, सेल वगैरह, है ना? तो सब अनेक कंपोनेंट, सेल आदि से या आदि का जो समूह है, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट इज नोन एज नेटवर्क। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेटवर्क, जिसमें खूब सारे सर्किट हो या खूब सारे कंपोनेंट हो। हिंदी में इसे बोलते हैं जाल। तो सब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो उसमें जाल तो खूब सारे बनेंगे, इससे वो जाल ही आएगा सर्किटों को छोड़। इसमें सब ये जो बीच बीच में आपको ये दिख रही है, जिनमें रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, सेल जुड़ा है, ये सब ब्रांचेज कहलाती हैं, है ना? तो वो तो अपन हिंदी वाइज भी जानते हैं कि इनको अपन क्या कहेंगे, सर्किट की शाखाएं बोलेंगे, के लिए ब्रांचेज। ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, खूब सारी ब्रांच। जिन बिंदुओं पर दो से ज्यादा ब्रांच मिलती है, जैसे ये बिंदु है, या दो से ज्यादा ब्रांच मिल रही है, उन बिंदुओं को अपन कहते हैं अंग्रेजी में नॉड, और हिंदी में अपन उनको संधि बोलेंगे। ठीक है ना? हिंदी में संधि के लिए। अब एक और चीज है, ब्रांच से क्रिएटेड क्लोज पार्ट, उसको लूप कहते हैं। जैसे ये ब्रांच से बनकर एक बंद लूप बना, तो अंग्रेजी में तो इसे लूप ही कहते हैं, अपन जनरली लूप को हिंदी समझते हैं, है ना? अगर अपन उसको हिंदी में बोलें तो हिंदी में तो बड़ा अजीब सा शब्द पाश करके है ना? तो ये लूप है, ये लूप है। शाखाओं से निर्मित बंद भाग, है ना? शाखाओं से निर्मित क्लोज पार्ट इज नोन एज लूप, यानी पाश। तो ये लूप हो गया, ये लूप हो गया, ये लूप हो गया। लूप भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्टिव और एक इनएक्टिव, यानी एक तो सक्रिय, एक अक्रिय। जैसे जिसमें सेल या सोर्स जुड़ा हो वो तो सक्रिय हो गया, एक्टिव लूप हो गया। और जिसमें सोर्स है, इस वाले लूप में सोर्स नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस 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 ही है, तो ये हो गया इनएक्टिव, अक्रिय लूप। तो लूप के भी दो प्रकार है ना? ये सक्रिय है। तो ये सब अपनी एक लैंग्वेज है जो अपने को ये वर्डिंग थोड़ा सा याद रहना चाहिए, ऐसे कोई कठिन तो है नहीं। अब अपन किरचॉफ के नियम पढ़ते हैं जो बहुत सरल हैं और सर्वदा सत्य हैं, है ना? बहुत सरल हैं वो तो अभी आप देख लेंगे। सर्वदा सत्य हैं, उसका कारण मैं अभी आपको समझाऊंगा। इन पे क्वेश्चन आना लगभग लगभग श्योर है, निश्चित है।
अब क्वेश्चन जैसे लॉज ही पूछ ले, 2 नियम है तो प्रथम नियम ही पूछ ले, द्वितीय नियम ही पूछ ले। ये भी पूछ सकते हैं कि प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित। तो मैं सबको अंडरलाइन करवाऊंगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं ना। तो पहले अपन आ जाए किरचॉफ के फर्स्ट लॉ पर, प्रथम नियम। प्रथम नियम के 2 नाम हो रहे सर, इसको संधि का नियम भी कह सकते हैं या कहते हैं, और इसको धारा का नियम भी कह सकते हैं। तो प्रथम नियम के या प्रथम नियम को जब आपसे कोई पूछे तो हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए वो यही पूछ ले कि किरचॉफ का संधि का नियम बताओ। तो संधि का नियम या धारा का नियम मतलब प्रथम नियम। नियम बहुत इजी है, नियम सुनिए सब। इस नियम के अनुसार परिपथ की प्रत्येक संधि पर, अनेक संधियां हो सकती है, परिपथ की प्रत्येक संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। एक सर्किट में बहुत सारी संधियां हो सकती हैं, आपको भी दिखाया भी था मैंने। प्रथम नियम कहता है प्रत्येक संधि पर जो टोटल करंट है वह शून्य होगा। हिंदी में मैंने बोल ही दिया कि सर प्रथम नियम के अनुसार परिपथ की प्रत्येक संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। मैथमेटिकली इसे लिखेंगे समेशन i बराबर 0। नियम इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है साहब, है ना। अब सब प्रॉब्लम ये आएगी कि आप इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि बीजगणितीय योग शून्य होता है तो आपको बीजगणितीय योग करना पड़ेगा। योग के लिए चिन्ह परिपाटी। तो सब अब यहां पे समझिए योग कैसे करना है। तो ये तो नोड है जहां 2 से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे नोड कहते हैं। 2 से 4 शाखाएं मिली, ये सब करंट I1, ये करंट I2, ये करंट I3, ये करंट I4। तो मैंने एक छोटा सा सर्किट दिखाया, उस सर्किट का छोटा सा क्वेश्चन दिखा दिया जिसमें एक नोड यानी संधि दिखा दी ए। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार, मतलब जोड़ना कैसे उसका टेक्निक देखो। चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि पर आने वाली धाराएं पॉजिटिव धन चिन्ह से दर्शाएं और संधि से जाने वाली धाराएं नेगेटिव यानी ऋण चिन्ह से दर्शाएं। लगा दो सब, प्रथम नियम लगाओगे यहां पर। तो सब संधि के नियम से ए पर आने वाली धारा पॉजिटिव आ रही है, आने वाली धारा पॉजिटिव आ रही है, आने वाली धारा पॉजिटिव। तो जो संधि पर आती है वो तो पॉजिटिव से दर्शाओ, और ये जाने वाली जो संधि से आ रही है उससे नेगेटिव। ये हो गया बीजगणितीय योग। किरचॉफ के अनुसार ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आने वाली धाराएं का बीजीय योग बराबर जाने वाली धाराओं का बीजीय योग। तो अपन प्रथम नियम को स्टेटमेंट वाइज पहले जैसा न बोलकर ये से भी बोल सकते हैं कि किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब ये बोल दो, ये भी प्रथम नियम है। संधि पर जितनी धाराएं आएंगी उतनी वहां से जाएंगी। अब धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर। तो संधि पर प्रति सेकंड जितना चार्ज आता है उतना ही नोड से जाता है। तो नोड पर सेकंड आने वाला चार्ज इक्वल टू पर सेकंड जाने वाला चार्ज। इसका मतलब ये नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है ना। तो सब किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम का उपयोग खुले या बंद दोनों परिपथ में कर सकते हैं, खुले में भी कर सकते हैं, बंद में।
तो सब प्रश्न पूछने का एक तरीका ये भी है कि आपसे कोई पूछ ले कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप क्या बताओगे? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब ये समझो, आवेश संरक्षण का सिद्धांत ट्रुथ है, प्रकृति का मूलभूत नियम है, तो वो सत्य है, इसका मतलब किरचॉफ का प्रथम नियम भी सदैव सत्य है, ये कभी गलत नहीं है। अब सब इससे क्या फायदा हुआ आपको सर्किट में? तो इससे ये फायदा हुआ कि अब आपके सामने कितना ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में ले आऊं तो आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर देंगे। दिखाता हूं, है सर? देखिए एग्जाम्पल 1, ये सब अपन एक कॉम्प्लिकेटेड की कोशिश करते हैं, है ना सर? ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ऐसे बनाई, इसमें यहाँ लिख दिया था 3 एम्पियर, यहाँ लिख दिया 5 एम्पियर, यहाँ लिख दिया 2 एम्पियर, यहाँ लिख दिया 5 एम्पियर, यहाँ लिख दिया 6 एम्पियर, यहाँ लिख दिया 11 एम्पियर, ऐसे लिख दिया अपन ने, है ना? अब जहाँ जहाँ भी वायर में अपन ने करंट नहीं लिख रखी, वहाँ वहाँ करंट की वैल्यू बताओ, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब, अब देखो, अब फर्स्ट पावर ऑफ फर्स्ट लॉ, 2 मिनट लगेंगे आपको हर ब्रांच में करंट का पता पड़ जाएगा। यह नॉट 2 से जहाँ अधिक तार मिलेंगे उसको संधि कहते हैं। 3 एम्पियर आई, 5 गई, इसका मतलब यहाँ से कितनी आनी चाहिए? 2 एम्पियर। 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगते, सेकंडों में काम। अब यहाँ आइए, नेक्स्ट संधि पे आ जाइए, नोड पे कितनी करंट आई? 5 एम्पियर। क्लियर? इधर कितनी गई? 2 गई। 5 में से 2 गई तो कितनी बची? 3। तो इधर कितनी जाएगी? 3 एम्पियर। तुरंत पता लगता, तुरंत, विद इन सेकेंड। चलो आगे चलते हैं। इस वायर में खाली है ये वायर, इस संधि पे आओ, इस नोड पे आ जाओ। इधर से कितनी आई? 2, पर यहां से गई कितनी? 5। तो कितनी और आनी चाहिए? यहां पर कितनी आनी चाहिए? 3 एम्पियर आनी चाहिए। पता पड़ेगी, मतलब करंट की वैल्यू भी पता पड़ेगी और आनी चाहिए संधि पर या जानी चाहिए, दोनों पता पड़ जाएगी। यहाँ आ जाइए। अब आप इसमें एक में लिखनी पड़ेगी ना, तो एक में लिख दूं मैं, एक में लिख दी मैंने 3 एम्पियर। दो में अननोन है ना, 2 में तो थोड़ी चलेगा। अब सब इस नोड पर आइए, इधर से कितनी आई? 5 एम्पियर, उधर से कितनी आई? 3 एम्पियर। टोटल कितनी हुई? 8। जितनी आई उतनी जाएगी, तो इधर कितने लिख दूं? 8 एम्पियर। पता तुरंत पड़ता, तुरंत। ये वायर खाली है, इस जंक्शन पर आइए, इस नोड पर आइए, उधर से कितनी आ रही है? 6, इधर से कितनी जा रही है? 8। तो टोटल कितनी जा रही है नोड पर? 8 और 6 14 एम्पियर। 14 एम्पियर आ रही है, तो 14 एम्पियर ही जाएगी। तो यहाँ कितने लिखो? 14। तुरंत पता पड़ गया। चलो सब इस वायर पे और बताना। ये नोड पर कितने की? 14 एम्पियर। 14 एम्पियर में से इधर कितनी निकल गई? 11 एम्पियर। कितनी बची? 3 एम्पियर। तो इसमें कितनी जाएगी? 3 एम्पियर। बोलो पता पड़ता है? नहीं पड़ता? हर चीज का पता पड़ता है कंफर्टेबली। चलो, एक अपन ने क्यूब ले लिया, क्यूब में 12 वायर होते हैं। ये 12 वायर इक्वल रेजिस्टेंस के हैं, तो ये सब एक मैंने वायर से क्यूब बना दिया। ठीक है? ठीक है? इस क्यूब में 12 वायर है, 12 तार है। इसमें मैंने ये 6 एम्पियर करंट भेजी। सभी 12 वायर का रेजिस्टेंस इक्वल है। ठीक है? रेजिस्टेंस इक्वल है, तो आप हर वायर में 12 के 12 वायर में करंट बताइए। बता देंगे 2 मिनट में। इस नोड पर कितनी करंट गई? 6 एम्पियर। यहां से कितने वायर निकलने? 3। तीनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, तो तीनों में करंट कितनी होगी?
रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट भी इक्वल होगी, 2 एम्पियर। क्लियर? यहां आ गए, यहां से कितने 2 वायर निकल रहे हैं, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, कितनी करंट आई 2 एम्पियर, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है तो कितनी कितनी जाएगी 1 एम्पियर 1 एम्पियर। इधर आ जाओ, यहां आगे, यहां से कितने वायर जा रहे हैं, एक और एक 2, दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल है, 12 को 12 वायर के 2 एम्पियर आई, दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल है तो ईच वायर कितनी रखेगा 1 एम्पियर। इधर आओ, ये 2 एम्पियर करंट यहाँ गई, यहाँ से कितने वायर निकल रहे हैं 2, दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल है तो 2 एम्पियर इक्वली डिवाइड होगी 1 एम्पियर। आगे चलो, यहाँ आओ, इधर से कितनी आई 1 एम्पियर और इधर से कितनी आई 1 एम्पियर, दोनों से 1 1 तो यहाँ कितनी हुई 2 एम्पियर। ये लो, यहाँ आओ, इधर से 1 एम्पियर इधर से 1 एम्पियर, दोनों आई तो इधर से कितनी जाएगी 2 एम्पियर। ये लो, इधर आओ, इधर से 1 एम्पियर इधर से 1 एम्पियर, तो यहाँ कितनी जाएगी 2 एम्पियर, 2 2 2 तो यहाँ कितनी 6 एम्पियर। अब मैंने आपको बताया रखा है बैटरी का पॉजिटिव जितनी रिलीज करता है नेगेटिव उतनी लेता है, इसका मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल। तो सब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो करंट को तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तुरंत, विदाउट एनी हेडेक। क्लियर? तो ये सब फर्स्ट लॉ है जो खुले और बंद दोनों परिपथों के लिए लागू है। यह है आवेश संरक्षण के सिद्धांत यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड है या आधारित है ना। क्लियर? अब आ जाइए सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, है ना। फर्स्ट लॉ तो करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिसका सैंपल बता ही दिया मैंने, है ना। अब सब सेकंड, है ना। ये थोड़ा ध्यान से देखना सर, ये है जो सर्किट को सोल्व करेगा। सेकंड लो, इससे लूप एंड वोल्टा का नियम भी कहते हैं, उसके भी 2 नाम है, इसके भी 2 नाम है ना। लूप का नियम तो इसलिए कहते हैं कि ये नियम केवल बंद परिपथ में ही लागू है, खुले में लागू नहीं है। तो यहां पे आपको पता पड़ेगा, जैसे फर्स्ट लो तो दोनों में लागू है, ओपन और क्लोज, पर सेकंड लो क्लोज लूप में ही लागू। वो करंट पर डिपेंड था इसलिए उसको धारा का नियम कहा गया। यह वोल्टा पर डिपेंड है, इससे वोल्टा का नियम क्या है। ये नियम मैं आपको भी वर्डिंग्स इसकी बता रहा हूं, तो वर्डिंग्स में बाय द वे आपका थोड़ी कमी रह जाए, समझ में कम आए, लेकिन जब मैं एक न्यूमेरिकल बताऊंगा तो सारा सीन क्लियर हो जाएगा, सारा सीन, है ना। तो वेट करिएगा ना। चिन्ह परिपाटी का यहाँ भी दिक्कत आए, यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा, वहां भी ध्यान। इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी बंद भाग में, क्लोज लूप में बंद भाग में धारा एवं प्रतिरोध यानी करंट एंड रेजिस्टेंस के गुणनफल का बीजगणितीय योग, गुणनफल का बीजगणितीय योग, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। उसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ। अब मैं एक बार पहले समझा के और बोल दूं, और मेरी आदत भी है नियम 2 बार बोलने की, है ना, तो आप उसको अब अदरवाइज मत लिया कीजिए, वो मेरी आदत है। अब इसमें पहले तो आप बंद भाग पकड़ो, तो बंद भाग तो खूब सारे थे, कोई सा भी पकड़ लो। तो इस नियम के अनुसार किसी परिपथ या किसी, इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी बंद भाग, अब लूप ले लो कोई सा,
बंद भाग में धारा यानी I एवं प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कैपिटल R का मल्टीप्लिकेशन यानी IR का एल्जेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग, उसी बंद भाग में विद्युत वाहक बलों के बीच यानी EMF के बीजगणितीय योग के बराबर है ना। तो क्लोज लूप इन एनी सर्किट है ना, कोई सा भी उसका कोई सा भी क्लोज लूप करंट और रेजिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम उसी लूप में EMF के एल्जेब्रिक सम के बराबर होना चाहिए, होता है। ठीक है, तो ये तो आपको सब मैंने नियम बोल दिया, फिर एंड में एक बार और बोल दूंगा। ये मैंने मैथमेटिकल लिख दिया है ना। अब यहां पर I इंटू R का बीजगणितीय योग कैसे करोगे और विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग कैसे करोगे, बस यही रहा टास्क है ना। तो ये सब आपने रेजिस्टेंस लिया, ये ब्रांच में आपने करंट ले ली, क्लियर। ये आपने सेल लिया, ठीक है। अब मैं दोनों के लिए बता रहा हूं है ना। आपको खुद एक पाथ चूज करना है, खुद कैसे करना वो भी मेरे को एग्जांपल तक आना है। तो ये सब अपन ने पाथ चूज किया, ये चूज कर लिया, हमें खुद को एक पाथ चूज करना है, ये चूज कर लिया। तो हमें खुद को पथ का चुनाव करना है, हमने चुन लिया। अब ध्यान रखना, आपने जो पाथ लिया देखा है ना, जो आप अपनी इच्छा से लो, कोई आपको प्रेशर नहीं कर रहा, उस पाथ में या उस पाथ की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो IR पॉजिटिव होगा, और अगर अपोजिट हो तो IR नेगेटिव होगा, खत्म। तो एक ही बोलूं ना मैं, दो क्यों बोलूं? आपके द्वारा लिया गया पथ परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा में है, तो I इंटू R क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और दोनों की डायरेक्शन एक नहीं है, अपोजिट है, तो I इंटू R क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर? ये चिन्ह परिपाटी। इधर सेल में आ जाओ, सेल में आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका पथ जाता है, तो EMF पॉजिटिव होगा, और अगर आप उल्टा जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव आपका पाथ जाता है, तो EMF नेगेटिव होगा। तो अपन विपरीत वाला क्यों याद रखें? एक याद रख लेना, हमारे द्वारा लिया गया पथ परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा में है, यानी करंट डायरेक्शन और हमारे पथ की डायरेक्शन सेम है, तो I इंटू R पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। ऐसे ही सेल में अगर पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो EMF पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। तो दूसरे को तो बोले ही मत ने, दूसरा तो ऑटोमेटिक है, ठीक है। अब सब ये नियम के चिन्ह परिपाटी बता दी, नियम बता दिया। परिपथ के किसी बंद भाग में धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसी बंद भाग में विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। चिन्ह परिपाटी समझा दी, अभी न्यूमेरिकल कर रहा हूं, उसको ध्यान से देख लेना। ये नियम बंद परिपथ में ही लागू हुए, इसलिए इसे लूप का नियम कहते हैं। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है ना। तो फर्स्ट लॉ किस पर आधारित था? आवेश संरक्षण के नियम पर। और द्वितीय नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण दोनों मूलभूत नियम है। इसका मतलब किरचॉफ के दोनों नियम पूर्णतः सत्य हैं। किरचॉफ के दोनों नियम कभी भी गलत नहीं हो सकते, आप इनको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और दूसरा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और संरक्षण के दोनों सिद्धांत पूर्णतः सत्य हैं। इसका मतलब ये दोनों रूल भी पूर्णतः सत्य हैं। अब मैं साहब इसका एक न्यूमेरिकल करके आपको समझाता हूं।
मैं 10 न्यूमेरिकल करूंगा तो भी बात वही रहेगी, 1 करूंगा तो भी बात वही रहेगी। एक को बहुत ध्यान से देखना, आवश्यकता होगी तो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर 1 करो चाहे 10 करो, बात पर। अब सब इसके लिए पहले सर्किट थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए, पहली बात तो मैं देखो एक बड़ा सा सर्किट बना रहा हूं, है ना। आप एक बार में ही समझ जाओगे सर, बहुत शानदार नियम है, और कैसे वर्क करता है वो भी देखना भी आप। मैं आपको आप एक ही सवाल को मैं भी आपको बताता हूं, जैसे जैसे करके देखना आप, है ना। तो उससे ज्यादा पता नहीं चलता, इससे पता चलता। ये 5 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम। अब क्वेश्चन यहां सीधा सीधा है कि तीनों रेजिस्टेंस में करंट बताइए, ये क्वेश्चन है। 5 ओम में करंट बताइए, 2 ओम में करंट बताइए, 3 ओम में करंट बताइए। ये क्वेश्चन सिंपल है, ये कई क्वेश्चन, कोई कुछ भी अन्य नहीं है, क्लियर। अब देखो करंट की फ्लो या करंट जो आप सर्किट में डालेंगे या दर्शाएंगे, आपकी मर्जी। देखो मर्जी कैसे, आप कहें तो मैं करंट इसी से निकलवा दूं, इससे नहीं निकलवाऊं, ठीक है। आप कहें तो मैं इससे निकलवा दूं, उससे नहीं निकलवाऊं, और आप कहें तो मैं दोनों से करंट निकलवा दूं, जैसे आपकी इच्छा, पूरी तरह। बस आपको यही समझना है कि किरचॉफ के नियम में बहुत ज्यादा फ्रीडम है, बहुत ज्यादा। ऐसी फ्रीडम मैंने किसी लॉ में नहीं देखी, ठीक है। तो आप जैसा चाहेंगे वैसा। जैसे आपने कहा कि सब दोनों में से निकलवा दीजिए, निकलवा दूंगा। ये I1 और ये I2 दोनों कहां गई, ए पर। तो पहले तो फर्स्ट लो, ए पर गई, I1 इधर से आई, I2 इधर से आई, तो टोटल कितनी आई, I1 प्लस I2। फिर ये कहां पे आई, बी पे। इधर से पॉजिटिव ने कितनी दी थी, I1, तो इधर कितनी चल जाएगी, I1। उधर से कितनी दी थी, I2, तो इधर कितनी चल जाएगी, I2। तो ये सब करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, किससे, फर्स्ट लॉ से। अब आप 5 ओम में कितनी बताओगे, I1। 2 ओम में कितनी बताओगे, I1 प्लस I2। 3 ओम में कितनी बताओगे, I2, ठीक है। अब सब इसको कैलकुलेट करें, है ना। मतलब आप देखना फ्रीडम कितनी है। अब कैलकुलेट करने के लिए आपको पाथ चूज करना, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए, दोनों से निकलवा दी मैंने, है ना। अब ये अपने को खुद को पाथ चूज करना है। जच्चे जैसे, बस ये है एक बार डिसाइड करना, क्लॉकवाइज या एंटी। एक ही लूप में दो तो हो ही नहीं सकते। तो आपने जैसे मैंने अभी क्लॉकवाइज ले लिया, ये मैंने पथ, अपना पथ चुनना है। आप खुद ही करंट फ्लो करवानी है, किसको फॉलो करते हो, फर्स्ट लॉ को। और खुद ही क्या करना है, खुद ही पाथ चूज करना है। तो क्लोज ले लिया मैंने लूप, लूप 1 में अब जैसे मैं क्लॉकवाइज चला, जरूरी नहीं मैं एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकता, कोई जरूरत नहीं मेरे को, कैसे भी चलो आंसर रहेगा। मैं इस सवाल को 2 तरीके से बताना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा। अब इसमें रेजिस्टेंस कितने हैं, ये 2 हैं। क्या कहता है सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ से तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन, करंट। सेकंड लॉ से फिर इक्वेशन बनाते हैं। अब सेकंड लॉ क्या कहता है कि करंट और रेजिस्टेंस दोनों का आपको एल्जेब्रिक सम करना, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली
लूप 1 में करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा। यहाँ भी दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू, दोनों एक दिशा में है, दोनों एक दिशा में, तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। ये हो गया सब। अब तो और कोई नहीं बचा। इज इक्वल टू ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम। ईएमएफ सेल कितने लग रहे हैं इसमें, लूप में एक ही लग रहा है, इस लूप में एक ही लग रहा है, तो सब सेल एक लग रहा है। सेल में आप किधर जा रहे हो देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तो ईएमएफ क्या होता है, पॉजिटिव, ईएमएफ पॉजिटिव। इक्वेशन बन गई 5i1 और 2i1, 7i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 12। तो समझिए सर, सेकंड जो लो है यह आपको क्या है, इक्वेशन प्रोवाइड करता है। इक्वेशन को सोल्व करो, सब निकल जाएगा, है ना। अब इधर आ जाओ, लूप आप लोग 5 कौन सा लेना, क्लॉकवाइज ले लूं, जरूरी नहीं है, जैसे जो ले लिया। लूप 2 उठा लूं, लूप 2 भाई i1 और i2 चाहिए ना मुझे, तो 2 लूप तो लेने ही पड़ेंगे। 2 अननोन क्वांटिटी, 2 अननोन क्वांटिटी के लिए 2 लूप चाहिए। इसमें कितने रेजिस्टेंस है, 2। ये मत सोचना कि इसमें आ गया तो उसमें नहीं आएगा, लूप का उस लूप का भी पार्ट है वो, तो वो उस लूप में भी आएगा, इसमें भी आएगा, लूप का पार्ट होना चाहिए। इसमें चलें तो इसमें ये भी अपोजिट जा रहा है और ये भी अपोजिट जा रहा है। अगर पाथ की डायरेक्शन और करंट सेम नहीं हो तो I इंटू आर क्या होगा, नेगेटिव, I इंटू आर क्या होगा, नेगेटिव। देखो अपोजिट है ना, ये देखो, ये नीचे और ये ऊपर, तो नेगेटिव, माइनस 2 इंटू I1 प्लस I2 आ गया नेगेटिव। एक नहीं रहे तो नेगेटिव। यहाँ देखें दोनों अपोजिट हैं तो क्या हो गया, माइनस R और ये 2 ही थे साहब इसमें रेजिस्टेंस। अब सेल में आओ, सेल में आप कहाँ जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तो ई पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो ई नेगेटिव। कितना, -6, माइनस माइनस काट दें तो माइनस माइनस तो कट गया, क्लियर। अब इधर कितना, 2i1 प्लस 2i2 और 3, तो 5i2 इज इक्वल टू 6। अब आपको तो i1 i2, इसमें करंट i1, इसमें i2 और इसमें i1 प्लस i2 यही चाहिए। तो सोल्व करो, तो इक्वेशन 1 को तो मल्टीप्लाई करो आप 5 से, और उसमें से इक्वेशन 2 घटा दो, जो किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से। तो 5 7 35 और 2 दूनी 4, 35 में से 4 गए तो 31 i1। ये कटी गए क्योंकि इसको 5 से तो 10 और इसको 2 से और घटा दिया तो 10 i2 माइनस 10 i2 खत्म। इसको कटवाने के लिए तो मैंने ये मल्टीप्लाई किए ना, तो ये कट गई। और इधर 12 पंजे 60 और 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 में से 12 गए तो 48, तो i1 आ गई, कितनी आई, 48/31 एम्पियर। ये लो सब 2 मिनट में आ जाता है। इसमें 5 ओम में कितनी करंट है, 48/31 एम्पियर, ठीक है। अब i1 को पुट कर दो, इसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दें तो बाई, इसमें करने छोटा है, बाई 2, तो 2 i1 को पुट करो 48/31 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 6, यानी 5i2 6 माइनस ये कितना हो गया, 96/31। अब 6 × 18, 180, 186,
186 में से 96 गए तो 90 बटा 31, तो 5 से काटें कितनी बार कटेगा? 18 बार। तो I2 कितना हुआ? 18 बटा 31 एम्पीयर। कैलकुलेट करो, इसमें करंट कितनी है? 18 बटा 31 एम्पीयर। क्लियर? अब बोलो 2 ओम में कितनी करंट? दोनों को जोड़ दो। 2 ओम में धारा, 2 ओम में धारा कितनी? I1 प्लस I2। I1 कितनी? 48/31। I2 कितनी? 18/31। तो कितनी होगी? 66/31। ये लो। तो कहने का मतलब तुरंत, तो इस जो सेकंड लॉ है ये क्या है? इक्वेशन प्रोवाइड करता है, इक्वेशन क्रिएट करवा देता है। और जैसे हमारे पास इक्वेशन क्रिएट होती है, तो इक्वेशन क्रिएट होते ही स्वाभाविक रूप से हमारा हल आसान है। सेकंड, अब इसी सवाल को, क्योंकि अपन एक में उलझे रहे ना, ताकि अपने पूरी मास्टरी हो जाए, अब इसी में अपन क्या करते हैं? इसी सवाल को दोबारा करते हैं, है ना? आपको तो बस सीखना है ना? ये आपने जो करा ये ध्यान होना ही चाहिए आपको। वापस वही बनाता हूँ, है ना? आप कहेंगे मैं नए नए सवाल भी बता दूंगा, पर एक इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि आपकी एक में ही अगर आपकी अच्छी मास्टरी हो जाए तो वो अन्य उसी तरीके से होंगे। अब अपने को वही सवाल है ना, ए और बी, ये 5 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम, ये 12 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, है ना? अब अपने को क्वेश्चन अपना अपनी जगह पर ही है कि सब तीनों रेजिस्टेंस में करंट बतानी है। मैंने आपको पहले दोनों सेल से निकाल दी थी, तो आंसर आपने देख ही लिया, तो उन आंसर को थोड़ा याद रखना। आपका वीडियो तो याद रह जाएगा, रिवाइंड करके देख लेना। अब सब मेरा मूड नहीं है कि इससे मैं करंट निकलवाऊं, मैं 6 वोल्ट से करंट नहीं निकलवा रहा, मैं केवल किससे करंट निकलवा रहा हूं? मैं निकलवाता हूं ओनली 12 वोल्ट। मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरे जच्चे जो करूं। आंसर कहीं भी जाने वाला नहीं है ना, कहीं भी हिलने वाला नहीं, आंसर वही आएगा। आई कहां जाती है? नोड, संधि पर। यहां से अब आप इससे करंट मत निकलो, मूड नहीं है आपको। तो यहां से मैंने करंट दे दी I1, दे दी, लीन एक बार दे रहा हूं। आई यहां पर आती है, यहां से कितनी मैंने उधर दे दी I1, तो कितनी बची? I माइनस I1। तो शेष करंट किधर से निकलेगी? इसमें से निकलेगी। फर्स्ट लो, पहला काम है बच्चों फर्स्ट लो सही लग जाए। अगर फर्स्ट लो में गड़बड़ होगी, फर्स्ट लो सही नहीं लगा तो गए आप काम से, फिर करना ही मत, सवाल को रोक देना। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि यार फर्स्ट लो मेरा सही नहीं जा रहा, तो आप सवाल को रोक देना तुरंत, है ना? करना मत, क्योंकि चक्कर पड़ जाएगा फिर। तो सब यहां पर आई करंट आती है, जितनी आएगी उतनी ही जाएगी। तो I1 इधर चल गई, I माइनस, तो कितनी आई, कितनी कितनी यहां पर आई, और गई कितनी? I1 और I माइनस I1 तो आई है। तो संधि से जाने वाली और आने वाली बराबर होगी। इधर से कितनी आएगी? I1, और इधर से कितनी आई? I माइनस I1, दोनों कहाँ आएगी? B पर। तो टोटल कितनी हुई? I1 और I माइनस I1 आई, तो कितनी जाएगी? I। तो सब पॉजिटिव से कितनी ली थी आई, और नेगेटिव पे कितनी आएगी? वापस आई। इसका मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है। तो पहली बात तो आप क्या समझे? करंट आपको ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आपके जच्चे जैसे। इससे नहीं निकलवाई, चाहो तो दोनों से निकलवा दो, चाहो तो केवल इससे निकलवा दो, उससे मत निकलवा, आपकी इच्छा है ना? क्वेश्चन तो यही है ना, 5 ओम, 2 ओम और 3 ओम में करंट बतानी, वो बता देंगे। अब की बार 5 ओम में कितनी करंट है? आई। 3 ओम में I1 और I माइनस I1। तो मेरे को 3 आंसर देना, I1 एंड I माइनस I1, ठीक है? तो मेरे तो क्वेश्चन अभी भी वो क्यों है। तो सब फर्स्ट लो
फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना सीख गया आप। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव जितनी देगा उतना ही नेगेटिव लेगा। अगर ये नहीं होता है तो इसका मतलब आपने फर्स्ट लॉ सही नहीं लगाया, और फर्स्ट लॉ सही नहीं लगाया तो आगे मत बढ़ना, फिर सवाल सही हो ही नहीं सकता। अब लूप लें सब, तो 2 लूप दिख रहे हैं, 2 लूप में से पहला उठाते हैं, ये उठा ले सब, पहला लूप उठा ले। आप जैसे आपकी इच्छा हो लूप में वैसे मूव करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपकी इच्छा हो। लूप 1 से इक्वेशन लें, लूप 1 है ना, लूप 1 में कितने रेजिस्टेंस हैं? 2। पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में है, तो रेजिस्टेंस एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। इतना सा तो 10 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ही ध्यान रख लेंगे। दोनों सेम है, दिख रहा? आपका पथ और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो I इंटू आर पॉजिटिव। आर कितना? 2, और करंट कितनी? I माइनस I1। हो गया सब, 2 ही थे, तो करंट एवं रेजिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम हो गया। ये किसके बराबर होता है? उसी लूप में, उसी में ईएमएफ के इक्वल होता है। अब इसमें तो एक ही सेल लग रहा है, सेल में कहां जा रहे हो आप? देखो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, यही जा रहे हो ना? दिख तो रहा नहीं आपको? सर्किट तो दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे आपका पथ, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लिख दो 12। ठीक है, इक्वेशन जमा दो। 5 और 2i कितना हो गया? 7i माइनस 2i1 इज इक्वल टू 12। तो इक्वेशन देखो, छोटी छोटी ट्रिक हैं। अब इक्वेशन जमा दो, अगली भी ऐसी जमाना, i और i1, ताकि सोल्व होने में, ये तो एक जनरल नॉलेज है। अब इक्वेशन उठपटांग जमाते चलोगे तो फिर इक्वेशन जमानी पड़ेगी बाद में, तो वो तो आपके। अब लूप 2 उठाएं, दो नॉन क्वांटिटी ने i और i1, i माइनस i1 तो पता पड़ ही जाएगा, i आर आते हैं। ये लूप उठा लो, ये आपने को खुद को चूज करना है। ये लूप नंबर 2, इस बार इसमें भी क्लॉकवाइज ले लूं, ये लो। ये ध्यान रखना, जैसे आपके जैसे, किससे पूछने की जरूरत नहीं, ले लिया। इस लूप में कितने रेजिस्टेंस हैं? मैंने आपको पिछली बार बता दिया कि ये इधर आ गया तो आप उधर नहीं लेंगे, नहीं, वो तो 2 में, इसमें भी आ रहा है तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसमें भी आ रहा है, इस लूप में भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, दोनों में आएगा। अब देखो, ये अपोजिट, ये सेम, तो सेम वाला जो है उसमें आई आर पॉजिटिव, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, तो लूप 2 है ना। लूप 2 में 3i1 है ना। अभी जमा लेंगे ऊपर की तरफ, ये दोनों सेम डायरेक्शन से, लेकिन इसमें और इसमें देखो अपोजिट आते हैं। I इंटू आर नेगेटिव साइन लगा दो, तो आप समझ जाओगे। 2 रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम, और करंट I माइनस I1। ठीक है, 2 ही है, ठीक है, इज इक्वल टू ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम। कितने सेल लग रहे हैं? इस लूप में तो एक ही लग रहा है ना। अब इस लूप में आप कहाँ जा रहे हैं? देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव तो -6, नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस आता है, और उल्टा चलेगी सेल में, तो सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव। अब ये एक बात थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे बता देता हूँ, मुझे अचानक याद आ गया। ये रूल जो जैसे बोलेगा उसकी चिन्ह परिपाटी वैसे ही होगी। अगर कोई ये इक्वल वाला नहीं बोलेगा तो उसकी चिन्ह परिपाटी उसी के हिसाब से। यानी मेरी बात सीधे, आप तो मेरे रूल को देख रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ बस वो चिन्ह परिपाटी याद रखिए, है ना। अब कई लोग क्या है, टोटल वोल्टेज बराबर 0 बोल देते हैं, तो ई को भी किधर ले जाएंगे? उधर ले जाएंगे, तो उनके साइन और अपने साइन चेंज होंगे, उसका ई उधर जाएगा तो उसके ई क्या हो जाएगा? माइनस।
तो जिसको अपन माइनस कहते हैं उसको प्लस कहेगा, और जिसको अपन प्लस कहते हैं उसको माइनस। तो आप तो चक्कर मत, आपको तो मैंने जैसे बता दिया वैसे ही रूल याद रखना और वैसे ही चिन्ह परिपाटी। अब देखो ऐसे जमा तो -2i, पहले आई है ना, -2i, 3i1 और माइनस माइनस प्लस 2i1 से कितना हो गया प्लस 5i1 इज इक्वल टू माइनस। यहाँ ध्यान रखना, अगर यहाँ गड़बड़ होगी ना आपसे तो फिर सवाल संभलने वाला नहीं है, फिर तो हाथ से निकल जाएगा है ना। माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब दो इक्वेशन आएगी सर, तो सब सेकेंड लॉ क्या करता है, इक्वेशन प्रोड्यूस करता है। इक्वेशन प्रोड्यूस करते काम सरल हो जाता है ना, ये काम सरल हो जाएगा। अब क्या करें अपन, ये इसको I1 को कैंसिल कराए तो इक्वेशन 1 को अपन मल्टीप्लाई कर दें 5 से, और उसमें से घटा दें इक्वेशन नंबर 2, किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी अपन I1 को खत्म करना चाहते हैं। तो 35, ये 5 से गुणा करो, 5 7 35, और इसको आप 2 से गुणा करो 4i, तो 35 में से 4 गए तो कितना 31i। ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10i1, और ये 2 से ये 10i1 में से 10i1 गया तो खत्म। ये 12 पंजे 60, 60 और 6 दूनी 12, 60 में से 12 गया तो 48, यानी फर्स्ट आंसर आ गया I बराबर 48/31 एम्पियर। देखो सब पहले भी यही आया था, इसमें करंट कितनी आई थी, पहले भी 48/31। आप पीछे बैक करके देख लेना वीडियो को। अब I की वैल्यू किसी में पुट कर दें, 2 में पुट कर दूं, तो बाई इक्वेशन 2 पुट करो, तो 2 I की वैल्यू 48/31 माइनस 5i1 इज इक्वल टू 6। उधर इसको उधर ले जाओ अपन या उसको इधर ले आए, तो ये हो गया 96/31 मल्टीप्लाई कर दिया, -6 इज इक्वल टू 5i1। पक्षांतरण कर दिए, इसको उधर ले गया उसके इधर ले आया है ना। अब ये हो गया 96 माइनस 186/31 is equal to 5i1, means 5i1 is equal to minus 90/31, और 90 से एक कटा तो 18 टाइम, यानी I1 is equal to minus 18/31 एम्पियर। ये लो सब, ये भी आ गया। अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे तो पहले ये आया था पॉजिटिव और ये आया अब नेगेटिव। तो मेरा तो आंसर सही है, मेरे से तो आपने करंट पूछा था, डायरेक्शन थोड़ी पूछी थी। मेरे से तो क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था 5 ओम, 2 ओम और 3 ओम में करंट बताओ। तो सब करंट तो पहले भी कितनी थी, 18/31 थी, अभी भी कितनी है 18/31 ही है। तो मेरे आंसर में तो कोई गलती नहीं है। लेकिन पहले क्या आया था, पहले आया था प्लस, अब क्या है माइनस। तो सब मैं आपको बताऊं कि आपने इस सेल को करंट दी ने, ली नहीं ने, तो आप कुछ भी करें, आपके कुछ करने से कुछ होता नहीं है। किरचॉफ ने करेक्ट कर दिया। किरचॉफ ने क्या कहा, ये सेल लेगा नहीं बल्कि देगा। आ गया ना माइनस। जबकि पिछली बार अभी अपन ने उससे भी करंट रिलीज करवाई थी, इससे भी, तो दोनों आंसर पॉजिटिव आए थे। तो इस बार वो तो पॉजिटिव आ गया, ये तो देखो पॉजिटिव आ गया, क्योंकि पहले और ये अभी से, पर ये पहले पॉजिटिव आया था और अब क्या आ गया नेगेटिव। तो पहले अपन ने 6 वोल्ट से करंट ली थी और अब 6 वोल्ट को करंट दे दी, तो आंसर तो सही है, क्योंकि अपन से तीनों में करंट पूछी, तो आंसर तो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन किरचॉफ के नियम की आप ताकत देखो, उसकी क्षमता समझो। उसने बता दिया कि ये सेल करंट ले नहीं रहा है बल्कि दे रहा है, वो करेक्ट कर देता है। अब सर 2 ओम में करंट, 2 ओम में धारा,
कितनी है? I माइनस आई वन, आई माइनस आई वन, आई कितनी? ये रही 48/31, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 88/31, तो ये हो गया 66/31 है। पहले भी ये आया था, तो ये आंसर और ये आंसर तो सेम आए, आंसर तो तीनों ही सेम आए बाई फिगर तो, लेकिन इसमें और इसमें तो पहले भी करंट का साइन या करंट की दिशा यही थी, इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी थी, तो ये आंसर क्या हो गया माइनस। तो किरचॉफ के नियम में पूरी फ्रीडम है, करंट फ्लो आपको करवानी है, उसके बाद पाथ कैसे लेना है वो चूज आपको करना है, सब कुछ टोटली आपको करना है, सब कुछ है ना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आपका पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में है तो I इंटू आर पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। सेल में आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तो E पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। आपको करना है टोटली, कोई टेंशन आपको लेना है ना। थैंक यू वेरी मच।